दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बताया वह लड़की सौजन्या जो कि अपने घर लौट रही होती है, रास्ते में से अचानक गायब हो जाती है। वह कहाँ गई किसी को कोई जानकारी नहीं है। सारा गांव ढूंढता है और फिर अगले दिन सुबह सुबह उनको उस सौजन्या की लाश मिलती है। वह भी बहुत ही बुरी स्थिति में। उसको देखकर लगता है कि इसके साथ किसी ने मतलब कि बहुत ज़बरदस्त गैंग रेप किया है और उसकी लाश को यहाँ कीचड़ में छोड़कर चले गए। दरअसल उस लड़की के प्राइवेट पार्ट वगैरह पर यानी कितना कीचड़ लगा हुआ है और वह मिट्टी भी पता नहीं कहाँ की है, लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई है। दरअसल पुलिस के पास वे जो भिखारी संतोष राव है, जिसको 5 लड़के पकड़ कर लाए थे 11 अक्टूबर को, वही आदमी आया था और अब पुलिस ने मान लिया था कि इसी संतोष राव ने इस दर्दनाक कांड को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही पुलिस के सामने संतोष की ऐसी सच्चाई सामने आती है, पुलिस के भी हाथ पैर कांप जाते हैं। अब तो पुलिस की जो जांच होती है उस जांच को करने लगती है वहाँ की सीआईडी, जो कि स्टेट लेवल की है, लेकिन ये सीआईडी भी फेल हो जाती है। उसके बाद ये जांच जो कि सौंपी जाती है सेंट्रल लेवल पर सीबीआई को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब तक वह सीबीआई भी इस मामले में कोई भी ठोस भूमिका नहीं निभा पाई है, ना ही जो मुख्य आरोपी है उनको पकड़ पाई है। यहाँ पर एक अलग ही कहानी होती है और उस कहानी को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, पार्ट 2 भी काफ़ी बेहतरीन होगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम जानकारियाँ आपको मिलेंगी, इसलिए दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आपसे गुजारिश है हमें फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है धर्मस्थला कर्नाटक से। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर पहले भी हम बता चुके हैं पहली वीडियो में कि उस लड़की जो सौजन्या है उसके साथ यानी कि वह गायब होती है और फिर उसके साथ होता है गैंग रेप करने के बाद अब तो यहाँ पर जो पुलिस की एंट्री हो चुकी है। पुलिस अब उस संतोष राव नाम के भिखारी को पकड़ कर ले आती है और अब जब उससे जानकारी ली जाती है तो मालूम चलता है वह श्रृंगेरी गांव का रहने वाला है और श्रृंगेरी में वह जो उसके पिता है वो एक अध्यापक है और अध्यापक का बेटा जो ये लड़का संतोष राव है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जो पुलिस है वह उस लड़के को ही मुख्य आरोपी बनाती है और उसको जेल में भेज देती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पीएसआई हैं यानी कि जो पुलिस मैन है योगेश कुमार, उन्होंने कुछ ऐसे ही काम किए जिसकी वजह से यानी कि वह किसी मुख्य आदमी को बचाना चाह रहा है और इसीलिए उसने एक ऐसी भूमिका रची जिस भूमिका में यानी कि ऐसे ज़बरदस्त कांड किए जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर उस लड़की का जब पोस्टमार्टम हो रहा था तब उस पोस्टमार्टम की जगह पर यानी कि जिस पैनल में उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पर डिम लाइट थी और तो और इस जघन्य अपराध की जो पीड़िता थी उसके लिए यानी कि उसके पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई, जबकि ऐसे मामलों में अक्सर वीडियोग्राफी कराई जाती है। और तो और मैं आपको बता दूं कि उस लड़की के शरीर से कुछ बाल भी मिले थे। ना तो उन बालों को पुलिस ने संजो के रखा, ना ही उनको एफएसएल टीम के लिए भेजा। दोस्तों यहाँ पर और भी बातें हैं, जैसे कि उस लड़की के शरीर से कुछ सीमेन के ट्रेसेस मिलते हैं, यानी कि जिन लोगों ने उस लड़की के साथ यानी कि रेप किया है उन लोगों के सीमेन भी वहाँ मिलते हैं। और तो और उन्होंने उस लड़की का विसरा भी नहीं रखा था। दरअसल उससे पता चल जाता कि क्या उस लड़की ने खाया था या फिर क्या क्या चीज़ खाई या पी गई। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में वह जो पुलिस मैन है वह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दरअसल वह एफएसएल को जिन सैंपलों को भेजता है जांच करवाने के लिए, वो सारे के सारे सैंपल जब एफएसएल टीम के पास पहुंचाए जाते हैं तब एफएसएल बताती है कि ये सारे सैंपल खराब हो चुके हैं, यानी कि जो फिंगरप्रिंट और जो सीमेन के ट्रेसेस वगैरह जो थे वो सभी चीज़ें खराब हो गई थी। दरअसल उस पुलिसमैन ने उन जो सबूत थे उनको 8 दिन बाद भेजा था और 8 दिन में यानी कि कोई भी सबूत खराब हो जाएगा, ना तो उनको मतलब कि ढंग से रखा गया, संजो कर रखा गया, ना ही उनको ठीक समय से फिर उस एफएसएल टीम में भेजा गया। लेकिन यहाँ पर उस लड़के यानी कि योगेश कुमार ने, जो कि पीएसआई हैं, उन्होंने संतोष राव को मुख्य आरोपी बनाकर इस प्रकार से
यानी कि साबित कर दिया था कि वही इस पूरी प्रक्रिया का दोषी है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी बता दूं, ये जो लड़का संतोष है इसको फीमोसिस की बीमारी है। दरअसल ये कभी भी किसी भी महिला या लड़की से संभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा इसके शरीर में कोई इस प्रकार की ताकत ही नहीं है। यह व्यक्ति यानी कि आदमी तो है, लेकिन वह इस प्रकार का यानी कि इंटरकोर्स जैसी प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। लेकिन पुलिस तो भाई अपने स्थिति में बनी हुई है और वह उस लड़के को ही उस लड़की का रेपिस्ट मानती है। दरअसल अब जो ये पुलिस अधिकारी यानी कि जो PSI योगेश कुमार है, वो उस लड़की के घर पर जाते हैं और वहाँ से उनके माता पिता से उस लड़की के अंडरगारमेंट्स को मांगते हैं। वह माँ अपनी बेटी के उस अंडरगारमेंट को उस पुलिस अधिकारी को इसलिए दे देती है कि शायद हो सकता हो उनसे कोई मिलान करना हो सैंपल्स का। अब तो वह जो आदमी है योगेश कुमार उस लड़की के अंडरगारमेंट को ऐसे पेश करता है कि उन्होंने इस अंडरगारमेंट को उस जंगल से बरामद किया है और इसमें यानी कि संतोष कुमार के ट्रेसेस भी मौजूद हैं, और उसको जब एक पुख्ता सबूत बनाकर उनके सामने पेश किया जाता है, अब तो कोर्ट भी मानने लगता है कि वाकई में ये लड़का जो संतोष है इसी ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ जो माँ बाप हैं वो साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर जो वह अंडरगारमेंट वह पुलिस अधिकारी दिखा रहा है, ये अंडरगारमेंट वो तो उसके घर से यानी कि उसके बच्ची के घर से मांग कर लाया है, इसने कहीं से बरामद नहीं किया है। वो जो माता पिता हैं वो पुलिस से में भी और कोर्ट में भी जाकर बता देते हैं कि ये गारमेंट उन्होंने खुद ने दिया है। इस बात को जानकर अब तो कोर्ट भी इस बात में ज़्यादा संज्ञान लेती है और वह अब पुलिस के पास से इस जांच को ले लेती है और स्टेट लेवल की जो CID है CID को सौंप दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर जो CID है वह अब उस आदमी यानी कि पुलिसमैन से कहते हैं कि भाई एक काम करो, जो वो 5 लोग थे जो कि संतोष कुमार को पकड़ कर लाए थे उन लोगों को बुलाइए। दरअसल उनसे अब उनको पूछताछ करनी है, क्योंकि उनको शक है कि उन 5 लोगों को कैसे मालूम है कि संतोष कुमार ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इस प्रकार से ये पूरी कहानी चल रही होती है। लेकिन यहाँ CID से एक मेन तथ्य था वह छुपाया गया था। दोस्तों दरअसल ये समय होता है नवंबर 2012 का। अब जब स्टेट लेवल की CID के पास ये केस पहुंच गया है, तो ये जो CID है यह उन 5 लोगों के बारे में जानकारी चाहती है पुलिस से, और पुलिस से कहती है, आदेश देती है कि उन 5 लोगों को यहाँ उनके सामने पेश करें। और दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है वह यहाँ पर CID उस पुलिस से इस बारे में भी पूछती है कि भाई एक बात बताइए, जो ये बॉडी आप वहाँ से बरामद हुई थी उसके साथ एक घड़ी भी बरामद हुई थी। दरअसल वह जो घड़ी है उसने चलना बंद कर दिया था, वो बंद स्थिति में थी, लेकिन उस समय उस घड़ी में 2:15 हो रहे थे। अब वो शाम के 2:15 हैं, दोपहर बाद के, या फिर रात के 2:15 हैं। अब CID जब पुलिस से इस प्रकार की जांच कर रही होती है, पूछताछ कर रही होती है, तो पुलिस यहाँ पर कोई भी खास जवाब नहीं दे रही होती है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने अपने जितने भी जो साक्ष्य वहाँ पर जुटाए हैं, पूरी जो स्थिति है वह जब CID के सामने पेश करी, तो CID भी यहाँ पर मुख्य दोषी को ढूंढने में फेल हो जाती है और CID कहती है कि भाई यहाँ पर वह कोई भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच पा रही है। अब तो ये जो पूरी जांच है ये उस स्टेट लेवल की CID से वापस ले ली जाती है और अब समय आता है इसको सेंट्रल लेवल की जांच पर भेजने की। दरअसल अब इस पूरे मामले की जांच कर रही होती है CBI यहाँ पर कुछ मतलब कि पुख्ता चीज़ों को लेकर आई है। उनके काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे वो उस सौजन्या के जो केस है उसको निपटाना चाहती है। दरअसल ये चीज़ें क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जब वह CBI उन 5 लोगों से पूछताछ करने के लिए अपने पास बुलाती है, तो वो लोग बता दें कि वो जिस समय यह सब काम हुआ वो लोग विदेश में थे, यानी कि 2 लोग जो कि विदेश में थे। अब पुलिस ने उन 2 लोगों को विदेश में होने पर यानी कि साबित कर रखा है, लेकिन किसी ने भी सेल टावर से उनके मोबाइल नंबर की ऐसी जानकारी नहीं ली कि वाकई में वो लोग इंडिया में थे या फिर विदेश में थे। दोस्तों यहाँ पर जो अलग कंडीशन है, उन लोगों की जो लोकेशन है जो कि सेल टावर से मिलती है, उसके बारे में भी किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। अब CBI के 2 प्रश्न खड़े हैं, उनका कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो संतोष है, संतोष राव की जो पीठ है, उसकी जो कमर है, उस पर कुछ ऐसे घाव हैं। उन घावों के होने पर अब जब CBI पूछ रही है कि भाई आखिर यह उसके शरीर में घाव कहाँ से आए,
तो पुलिस इस बात का भी कोई खास जवाब नहीं दे रही होती। और जो असली पूछताछ का मुद्दा था वह था पुलिस के सामने कि पैथोलॉजी में भेजे जाने वाले जो सैंपल थे, यानी कि जो सीमेन के सैंपल हैं, वो बाल वगैरह, आखिर वो ख़राब क्यों हुए, आखिर इस पूरी प्रक्रिया को कैसे ख़राब हो जाने दिया पुलिस ने, क्यों एफएसएल के पास पूरी प्रक्रिया, पूरे सबूत सही समय पर क्यों नहीं भेजे गए। लेकिन वे जो पुलिस है वह अभी भी इसी प्रकार से उन लोगों को बेवकूफ़ बना रही होती है और सीबीआई के सामने भी ऐसे सबूत पेश किए जाते हैं जिन सबूतों के दौरान यह बिल्कुल साबित नहीं होता है कि उस जो लड़की है उसके साथ किसने ये घिनौना काम किया है। यहाँ पर तो मुख्य आरोपी बना दिया गया था वह संतोष, और संतोष राव जो कि फेमोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त था, वह कभी भी जो संबंध नहीं बना पाएगा। वह आखिर एक लड़की के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, यह बहुत ही अहम बात थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बताता हूँ कि जब ये सारी जांचें कोर्ट में चल रही होती हैं तो दोस्तों जून 2023 में अब तो कोर्ट उस जो आरोपी बना रखा था संतोष राव को बाइज्जत बरी कर देती है और कहती है कि हाँ, इस लड़के ने उस लड़की के साथ कोई भी रेप नहीं किया है और ना ही ये आरोप है। दरअसल ना ही ये आरोपी है। दरअसल उस जो लड़का है संतोष राव, उसको गलती से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह करीब 12 साल की सज़ा भुगत रहा है। लेकिन उसने ये इतनी सज़ा क्यों भुगती, इसके बारे में कोर्ट खास जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन वह पुलिस के ऊपर अभी भी वही सवालिया निशान खड़े हैं कि वाकई में क्या पुलिस ने सही निर्णय करके दिया, जो कि मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ जो पुलिस ने पूरा काम किया है उसके पीछे एक अजीब कहानी है। दरअसल अब से 45 साल पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, हम उसका नाम नहीं लेंगे। दरअसल कोर्ट ने उन लोगों के नाम, उन मंदिर वगैरह के नाम लेने के लिए साफ मना कर रखा है। दरअसल वो लोग, यानी कि इनमें से एक आदमी होता है जिनका नाम होता है नारायण के पिता, जो कि उस मंदिर में बहुत सारी सेवाएं करते हैं। उसी सेवा करने के एवज में हम उनको वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन यानी कि उपहार में मिलती है मंदिर की तरफ से। अब वह जो मंदिर है, मंदिर ने वो ज़मीन उन लोगों को दे तो दी, वहाँ पर बहुत सारे बटेरी हैं। अब जिनके बीच में बंटवारा होता है, अब उस भूमि की वजह से, यानी कि अब नारायण के जो परिवार है उसको आकस्मिक काफ़ी सारा धन प्राप्त होने लगता है और वो लोग उसी प्राप्त धन के, मतलब कि ऐसे अंधे हो गए उस मामले में, वो लोग अब तो दिन रोज़ नए नए क्राइम को किया करते हैं। अब उन लोगों ने पैसा तो है, साख भी है, भाई मंदिर के बड़े पुजारी हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने जो हाई कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से भी उनके नाम लेने की, यानी कि परमिशन ले रखी है कि कोई भी उनका नाम नहीं ले सकता है और ना ही उन पर कोई आरोप लगा सकता है, और तो और उस मंदिर का नाम भी सामने नहीं आ सकता है, ना ही उन पर ऐसा घिनौना आरोप लगा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 21 सितंबर 2012 में दरअसल एक जो महिला होती यमुना एक व्यक्ति की बहन है, लेकिन यहाँ पर ये लोग एक ऐसा घिनौना काम करते हैं उस यमुना के खिलाफ, यानी कि उस यमुना से रेप किया जाता है जिनकी उम्र करीब 45 साल है। यमुना के साथ रेप किया जाता है और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर उस व्यक्ति से कुछ ऐसी अनबन हो गई थी उन लोगों की, वो लोग पहले तो उनका खाना पीना, यानी कि उनकी जो बिजली पानी है उस गांव से काट देते हैं और फिर उसको, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में प्रताड़ित करते हैं, उनकी बहन यमुना के साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं। दोस्तों मैं उस गांव की एक अहम बात आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर लगभग 400 केस जो कि किसी भी बच्चे के या लड़के के मिसिंग के केस वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दर्ज है। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 95 महिलाओं ने, जिन्होंने रेप होने का आरोप लगाया है, उन लोगों के अभी भी ये जो केस हैं ये लंबित पड़े हुए हैं और अभी तक इनमें किसी भी दोषी का नाम सामने नहीं आया है। जैसे कि उस संतोष को यहाँ पर एक पीड़ित के रूप में बताया गया, दिखाया गया, इसी प्रकार से वो लोग पता नहीं भाई कहाँ से उन पागल आदमियों को पकड़ कर लाते हैं, उनको मुख्य दोषी ठहराकर, यानी उनके खिलाफ भी जो साक्ष्य हैं उनको जुटाकर और उनको जेल के अंदर भेज देते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रश्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों इन घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी भी है जो कि मंदिर की आड़ में आने के बाद,
यानी कि ऐसा घिनौना कार्य करते हैं, यानी कि बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़, यानी कि बहुत बड़ी बात है भाई। बहू बेटियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़, जो कि बहुत ही गंदी और घिनौनी बात है, बहुत ही गंदी और घिनौनी बात है, जैसा कि इस दुनिया में शायद कोई भी सहन कर पाए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।